अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर 10 से टॉपिक कूलिंग कॉज बाय इवेपोरेशन को स्टडी करेंगे। अब बेटा इससे प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था इवेपोरेशन एंड इट्स फैक्टर्स, जिसमें हमने इवेपोरेशन और उसके फैक्टर को एक्सप्लेन किया था। आज के टॉपिक में बेटा हम इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। तो इसमें बेटा आप ये बताएंगे कि जब भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, वो इवेपोरेट होते वक्त अपने साथ हीट को भी लेकर जाते हैं। तो इसकी वजह से जो बाकी लिक्विड होता है वो कूल डाउन हो जाता है और वहां पर कूलिंग प्रोड्यूस होती है। अब इसी बात को बेटा मैंने यहां पर राइट किया है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स दैट इवेपोरेट टेक्स अवे हीट फ्रॉम रिमेनिंग लिक्विड, कि जो मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे वो अपने साथ हीट को ले जाएंगे। तो इसी बात को हम अगर सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करें तो ये कंटेनर है जिसको हमने लिक्विड से फिल किया हुआ है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास लो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां पर जो रेड मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रही हैं, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी। इसी तरह से ये जो ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। अब बेटा जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है उनकी मोशन फास्ट होती है और वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं हाई एनर्जी की वजह से। तो हाई एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल्स जब इवेपोरेट होंगे तो पीछे रह जाएंगे लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी कम होगा। तो जब बेटा हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स। इनकी काइनेटिक एनर्जी लो होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो यहां पर बेटा कूलिंग प्रोड्यूस्ड होगी। और इसी बात को अगर हम सेकंड सेंटेंस में बताएं, लिक्विड कूल डाउन बिकॉज हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीविंग बिहाइंड लो एनर्जी कूलर मॉलिक्यूल्स, कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जब चले जाएंगे पीछे रह जाएंगे लो एनर्जी कूलर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से कूलिंग प्रोड्यूस्ड होगी। तो डेली लाइफ एग्जांपल से इसी बात को एक्सप्लेन करेंगे कि जैसे गर्मियों में हमें पसीना आ जाता है, तो जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हवा की वजह से वो पसीना खुश्क होने लगता है, लेकिन उस दौरान हमें बॉडी कूल डाउन फील होती है। अब उसकी रीजन क्या है कि जब हवा हमारी बॉडी पर पड़ती है तो बॉडी पर स्वेटिंग की वजह से जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो दो तरह के होंगे, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो पसीने में जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। तो उन लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और उसकी वजह से हमें अपनी स्किन कूल डाउन फील होती है। और दूसरी एग्जांपल बेटा इसमें यह है कि वेट क्लॉथ ड्राई ऑन हॉट डे, के गर्मी के दिनों में जब हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं, तो गीले कपड़ों को जब हम सुखाते हैं तो इवेपोरेशन के प्रोसेस से वो ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं। और जैसे इवेपोरेशन के प्रोसेस में लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं तो उस वक्त कपड़े कूल होते हैं, लेकिन जब लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स भी इवेपोरेट हो जाते हैं तो कपड़े बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। तो ये थी बेटा हमारे पास दो एग्जांपल, स्वेटिंग की और वेट क्लॉथ ड्राई ऑन अ हॉट डे। और ये जो टॉपिक है बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने करना है। नेक्स्ट इसमें आता है रेफ्रिजरेशन विदाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कि अब हमने एक्सप्लेन करना है रेफ्रिजरेशन को। रेफ्रिजरेशन बेटा कहते हैं प्रोसेस ऑफ कूलिंग को, कूलिंग के प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब इसी बात को हमने एक्सप्लेन करना है विदाउट यूजिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कि बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस में काम आती है। इसकी वजह से टेम्परेचर लो होता है और कूलिंग का प्रोसेस होता है।
लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जिनमें मेन डेंजरस इफेक्ट है ओजोन लेयर का डिस्ट्रॉय होना। तो अब पिछले कुछ सालों से जितने भी रेफ्रिजरेटर्स बनाए जाते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किए बगैर रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो अब उसी बात को बेटा हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज किए बगैर कूलिंग का प्रोसेस रेफ्रिजरेटर में कैसे होता है। तो ये बेटा हमारे पास डायग्राम है, इसी डायग्राम के जरिए हमने इस रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। अब इस प्रोसेस में 4 बातें होंगी, उन 4 बातों को अगर हम पहले से देख लें तो ये प्रोसेस समझना आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट इसमें आएगा इवेपोरेशन, यानी कि लिक्विड का वेपर्स में या गैस में कन्वर्ट होना। तो रेफ्रिजरेशन में सबसे पहले इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, यानी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा फिर आता है कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में गैस को कंप्रेस किया जाता है। गैस को कंप्रेस करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है कंडेंसेशन। यहां पर बेटा हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं कंडेंसर। इसका काम यह होता है कि उस कंप्रेस गैस को अगेन लिक्विड में कन्वर्ट कर दे। कंडेंसेशन में जो गैस कंप्रेस होगी वो अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होगी और उस लिक्विड को हम फिर गुजारेंगे कैपिलरी ट्यूब से। कैपिलरी ट्यूब से जब लिक्विड गुजरेगा तो उस लिक्विड का प्रेशर लो हो जाएगा और उस लिक्विड का टेम्परेचर भी लो होगा और अगेन फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा। वही लिक्विड दोबारा से इवेपोरेट होगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, फिर वो कैपिलरी ट्यूब से गुजरेगा। इन्हीं 4 पॉइंट्स को हमने इस डायग्राम में एक्सप्लेन करना है। अब ये जो डायग्राम में बेटा ये इंटरनल पार्ट रेफ्रिजरेटर का अंदर वाला हिस्सा है, जहां पर हम फूड को या डिफरेंट चीजों को रखते हैं कूल डाउन करने के लिए। अब हमने यहां पर फूड को रखा, अब फूड गर्म होगी, गर्म होने पर फूड की जो हीट होगी वो यहां से बाहर निकल कर जाएगी साथ में लगे हुए रेफ्रिजरेंट में। रेफ्रिजरेंट में हमने एक स्पेशल लिक्विड को प्लेस किया होता है। तो जैसे ही फूड की हीट रेफ्रिजरेंट में जाएगी तो यहां पर मौजूद जो लिक्विड होगा हीट की वजह से इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने पर वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो ये गैस इन पाइप्स के थ्रू होते हुए आगे की तरफ जाएगी। अब गैस इन पाइप्स में जब इंटर होगी, इंटर होने पर गैस एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने पर उस गैस का प्रेशर लो हो जाएगा। गैस का प्रेशर लो होने पर गैस का टेम्परेचर भी लो होगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। प्रेशर जब लो होगा टेम्परेचर भी लो हो जाएगा और ये गैस कूल होगी। अब यही गैस यहां से पाइप से होते हुए आगे की तरफ जाएगी। आगे बेटा हमने एक डिवाइस लगाई होती है रेफ्रिजरेटर में, इसे कहते हैं कंप्रेसर। इस कंप्रेसर का काम यह होगा कि वो जो लो प्रेशर गैस आ रही है उस गैस को कंप्रेस करना। तो कंप्रेसर जब गैस को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने पर उस गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस जब प्रेस होगी, प्रेस होने पर उसका प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर के बढ़ने से उस गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब कंप्रेसर ने क्या किया, गैस के प्रेशर को भी बढ़ाया, गैस के टेम्परेचर को भी बढ़ाया। अब ये जो हाई टेम्परेचर गैस होगी इस पाइप से होते हुए आगे जाएगी कंडेंसर में। ये बेटा आगे हमने लगाया हुआ कंडेंसर। अब कंडेंसर का काम क्या होगा कि वो जो हाई टेम्परेचर गैस है उसको कूल डाउन करके लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो कंडेंसर क्या करेगा, उस हाई टेम्परेचर गैस की हीट को रिलीज कर देगा। कंडेंसर में जब गैस जाएगी तो उस गैस की हीट बाहर आ जाएगी। गैस की हीट जैसे ही बाहर आएगी तो वो गैस कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में और वो लिक्विड इन पाइप से होता हुआ कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। अब कैपिलरी ट्यूब एक तंग ट्यूब होती है, नैरो ट्यूब होती है, तो यहां पर गुजरने के लिए रास्ता कम होता है। अब जब रास्ता यहां पर कम होगा
तो यहां लिक्विड की स्पीड बढ़ जाएगी। जब लिक्विड की स्पीड बढ़ेगी कैपिलरी में, तो उस लिक्विड का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। तो कैपिलरी में जब लिक्विड की स्पीड बढ़ेगी तो उस लिक्विड का प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और वो लिक्विड फिर चला जाएगा रेफ्रिजरेंट में। और फिर जब वो रेफ्रिजरेंट में लिक्विड जाएगा, अगेन वो लिक्विड फूड की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर से गैस में कन्वर्ट होगा। वो गैस अगेन जाएगी कंप्रेसर में, कंप्रेसर उस गैस का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर से वो गैस जाएगी कंडेंसर में, कंडेंसर उस गैस को कूल डाउन करके लिक्विड में कन्वर्ट करेगा। वो लिक्विड बेटा जाएगा कैपिलरी में, कैपिलरी में उस लिक्विड का प्रेशर कम हो जाएगा हाई स्पीड होने की वजह से, और फिर से ये प्रोसेस वैसे रिपीट होता रहेगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू बेटा हम रेफ्रिजरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से जो भी रेफ्रिजरेटर में चीजें होती हैं वो ठंडी रहती हैं, कूल डाउन रहती हैं। और यहां पर देखें बेटा, हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज भी नहीं किया, हमने नॉर्मली लिक्विड का यूज किया, उस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, गैस को फिर लिक्विड में कन्वर्ट किया। इसी प्रोसेस से हमने कूल किया जो भी चीजें रेफ्रिजरेटर में रखी होती हैं। तो इस तरह से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किए बगैर रेफ्रिजरेशन को कंप्लीट करते हैं, और इसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं होता। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।